गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। एक बार फिर से आपके बीच नया सेट लेकर। पिछले सेट्स को आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। और आप सेट्स को लगाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। और जो भी आपके डाउट्स और जो भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कोई भी आपको सजेशन देना है हमें तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताया करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, सबको शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ। ये हमारे पास एक नंबर है, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंदर ये। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन को। 217, आप ध्यान रखें, मैं क्वेश्चन को एक बार लिख दूंगा। ये पावर्स हैं जो ऐसे करके दिख रही है ना आपको। ये 413 पावर है इसकी। फिर मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, 819। इसकी पावर है 547। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 414। इसकी पावर 624। फिर मल्टीप्लाई 342। इसकी पावर 812। कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कैसे सोल्व करना है, बहुत ध्यान से समझिए। जो भी पावर्स होंगी ना, जैसे कि ये पावर्स आई है आपके पास 412, 547, 624, 812, आप क्या करोगे, जो भी पावर्स होगी आप 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, नोट्स डाल के निकलो आप। कभी भी यूनिट डिजिट का आपके पास क्वेश्चन हो, आपको लास्ट डिजिट बतानी हो, यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट वाली डिजिट। ठीक है, आपका एकमात्र मोटिव है कि आपको लास्ट डिजिट बतानी की क्या होगी। ठीक है, जो उसका टोटल आएगा चीज़ों का करके। तो आप एक चीज़ समझो, एक कोड याद रखो, 0, 156। ठीक है, ये कि इंडिविजुअल्स नंबर है। आप याद रखियो, ये नंबर अगर कभी भी किसी डिजिट के लास्ट में है और उसकी पावर आप चाहे कुछ भी कर दो तो ये डिजिट्स रिपीट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप 25 लिया मैंने, या 25 छोड़ दो, 5 ले लो। 5 का स्क्वायर करो आप, तो आप नोटिस करोगे 25 आ गया। आपने क्या देखा कि 5 फिर से रिपीट आ गया। आप क्या कर सकते थे, आप 5 की पावर 3 भी ले सकते थे आप। ये कितना आएगा, 125। आप नोटिस करोगे 5 फिर से रिपीट आ गया। आप 5 की पावर 4 ले लो, 625। ये फिर से आ गया। तो ये चीज़ मैंने बताई आपसे कि ये कुछ नंबर्स हुए, आप इन्हें नोट डाल के लिख लो, याद रखना आपको इन्हें, कि ये कभी भी किसी नंबर की लास्ट डिजिट पे अगर है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो जाओ, वो नंबर खुद से रिपीट हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कभी भी आपको पावर्स मिलेंगी, देखो इनमें से तो कोई नंबर आया नहीं है, तो इसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक चीज़ देखो, कैसे करना है क्वेश्चन को। जो पावर्स हैं उनको आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, और 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आप लास्ट के 2 डिजिट में दे लो उस डिवाइड अपने। ठीक है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे क्या है, 12 है। ठीक है, आप लास्ट डिजिट के अंदर, लास्ट की 2 डिजिट होंगी, 4 से डिवाइड कर दो। मैंने यहाँ पे करा, 4 तिया 12, तो 1 आ गया। ये जो एक रिमाइंडर आया मैं उसी को पावर बना के लिख लूंगा। जैसे 217 है मेरे पास। ठीक है, मुझे 217 से मतलब नहीं, क्योंकि मुझे आखिरी के नंबर से मतलब है। तो मैं इस 217 को भी क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। तो मुझे मतलब है सिर्फ 7 से। और जब मैंने इसे लास्ट के 2 डिजिट को मैंने क्या करा, 4 से डिवाइड करा, तो मुझे मिला 1, क्योंकि 4 तिया 12, 1 आ गया, तो यानी 7 की पावर 1। मेरे काम की चीज सिर्फ ये है। और 7 की पावर 1 यानी 7 ही कम 7, तो सिर्फ 7। ठीक है भाई, अब इस पे आ जाओ आप ऐसे ही। ठीक है, आप इस लास्ट की 2 डिजिट को टारगेट करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि 44 तो आ गया, 3 पावर बच जाएंगे। तो 3 पावर किसकी है, 9 की 3 पावर है। 9 की पावर 3। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे और पावर से। ठीक है, तो 9 की पावर 3 होने का मतलब क्या है, ऐसे 999। आप देखो, नम नम 81, तो आ गया 1। हमें लास्ट के डिजिट को याद रखना बस। अब 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 9 में करूंगा तो क्या आ गया, 9। तो यानी कि ये भी 9 ही आ गया सारा का सारा करने के बाद। ठीक है, अब आप आगे की तरफ चलो ऐसे ही। ये देखो, जब आप यहाँ पे 24 में आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं मिलने का आपको कुछ भी। तो आप ध्यान रखिए, रिमाइंडर ना मिलना यानी रिमाइंडर 0 हो जाना, हो जाता है किसी चीज की पावर 4 हो जाने के बराबर। यानी कि अगर यूनिट डिजिट के अंदर क्या है कि मान लो कि किस चीज का रिमाइंडर 0 हो गया या उस चीज का रिमाइंडर 4 हो जाए, वो एक ही बात है। 0 और 4 एक ही बात है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे क्या आ जाएगा, 0।
ठीक है, यानी 4 की पावर 0 आने का मतलब 4 की पावर 4 आ जाना है क्या। तो आप देखो 4 गुना 4 गुना और 4, आप देखो 4 चौक 16 तो 6 आ गया। इधर से देखो 4 चौक 16, 6 आ गया। ठीक है, और 6 की जब 6 में करोगे फिर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से आ गया आपका 6। ऐसी सेम चीज इधर होगी। ठीक है, 12 है आपके पास। जब आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, 4 × 3 = 12, पूरी टेबल चल जाएगी आपके, रिमाइंडर 0 आ गया दोबारा फिर से। ठीक है, तो 0 आने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 4 आ गया, ये एक ही बात है, 0 आ जाना या फिर पावर 4 आ जाना एक ही बात है। तो यानी 2 की पावर 4 आ गया क्या। तो इसका मतलब ये होगा 2 × 2 × 2 × 2 4, 8, 16, 6 आ गया इसका मतलब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की लास्ट डिजिट 6। तो ये चीज देखो, अब देखो आप 9 × 7 = 63, 3 आ गया इधर से, और 6 यानी छंग छंग 36, 6 आ गया और ये 3 आ गया। बस मैं क्या कर रहा, लास्ट की डिजिट को काउंट करता जा रहा और सबको हटा रहा। तो 36 18, तो 18 की लास्ट डिजिट क्या है, 8 है क्या। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्या है डिटेल से सारी चीजें समझाई, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना ये क्या है 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, आप ऐसे क्वेश्चन को अपने कर दोगे। ठीक है, चलो ऐसे करना है, बस ध्यान रखना चीजों को, मैंने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए यहीं पे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए भाई। तरीका वही रखना, आपको क्या करना है, वीडियो को बीच में रोकोगे, अपना सॉल्यूशन निकाल लोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप चेक कर लोगे कि आपका आंसर सही है गलत है, जो भी चीज़ होगी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है, यदि शेष फल 40 है तो भाज्य बताइए। ऐसा क्वेश्चन ये मैंने पहले भी करवा दिया, रिपीट हो गया। आप सारे सेट्स को देख लो, आपको ना पिछली चीजें रिलेट होती चलेंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब एक बात बताओ आप मेरे से, मैंने आपसे एक चीज बताई थी कि भाजक, भागफल, शेषफल और आपका भाज्य, इनमें क्या रिलेशन होती है। ठीक है, आपका जो भाज्य होता है वो क्या होता है, वो चेक कर लो एक बार आप। भाज्य बराबर होता है भागफल की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, आपकी भाजक के साथ, और जो शेषफल होता है वो आप ऐड कर लो। ये क्या आ जाता है आपका, ये भाज्य के इक्वल होता है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, समझ गए भाई। ये चीज अगर आपको पता होगी तो एक बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप इसे रेशो मेथड से भी कर सको। देखो इसने क्या दिया, एक भाजक भागफल का 15 गुना है, तो मैं रिलेशन बना दूंगा भाजक की, भागफल की और शेषफल की। ठीक है भाई, शेषफल में क्या करूंगा, इनका रेशो निकाल लूंगा शेषफल। इसने मुझे क्या क्या चीज दी वो देखो आप। इसने कहा एक भाजक भागफल का 15 गुना है, अगर मैंने भागफल को 1 मान लिया तो मेरा भाजक 15 हो जाएगा भाई, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में। तो अब इसने आगे क्या कहा, इसने कहा था शेष फल का 3 गुना है। अब ये है ना, ये जो चीज है ये इससे 3 गुनी है, तो 3 गुनी होने का मतलब ये चीज क्या रही होगी, ये 5 रही होगी, तभी तो। अब देखो है ना 3 गुनी, जी हाँ बिल्कुल है भाई। लेकिन अब आप आगे देखो इसने क्या दिया, यदि शेषफल 40 है, मेरी भाषा में शेषफल कितना आया, 5 आया, लेकिन वो बोल रहा कि 5 नहीं है 40 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, कितना मल्टीप्लाई है, 8 मल्टीप्लाई है क्या भाई। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि जितने भी यूनिट्स होगी सब 8 मल्टीपल होंगी, यानी ये भी ना जो आपका भागफल है ये एक नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है 8 गुना है भाई, 8। ठीक है, ये जो 15 है ना ये भी क्या है 8 ही गुना है। ठीक है, यानी कि कितना है 120। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। अब मैं यहाँ से इस चीज़ों का यूज लेके ये चीज़ लिख दूंगा। आप देख लो, आप भाज्य निकालना, आपको आपको क्या पता है, आपका आपका भागफल तो 8 है, भाजक कितना है 120 है, शेष फल कितना है 40 है। आप सब इसे सोल्व कर दो, 12×8 = 96, 960 आ गया। 960 में आप 40 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 1000। ये क्या आ गया रिजल्ट, 1000। ऐसे क्वेश्चन को आपको कर लेना है, रेशो मेथड को यूज लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है आपको चीज़ों की, तो आपको पता लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान होती है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, एक बार क्वेश्चन को पढ़ जरूर लिया करो।
माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027, 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा x का गुणक नहीं है? सबसे पहला टारगेट रखो, वो संख्या पता कर लो एक बार कि वो संख्या क्या है। गुणांक तो हम बाद में चेक कर लेंगे कि भाई कौन सी संख्या से उसमें क्या है, डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है, कभी भी देखो क्वेश्चन को ध्यान से। माना एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955, 1027 और 1075 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। तो आपका टारगेट क्या है, ऐसा कभी भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या निकाल लोगे, एचसीएफ निकालना टारगेट है आपका। संख्या होगा एचसीएफ क्या होगा, आपके सामने संख्या लिख रही 955, 1027, 1075, ये आपके सामने क्या है, नंबर्स लिखे हुए हैं। आप निकाल लो इनका एल एचसीएफ निकालने का तरीका देख लो। 7 में से मैं देख लूँगा इनके अंदर डिफरेंस कितना है। 7 में से आप 5 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये कितना होगा, आप 102 में से आप इसे माइनस करोगे तो 7 आ गया, तो 72 आ गया इनका डिफरेंस। ठीक है भाई, अब आप इधर भी निकाल सको। ठीक है, ये 8 आ गया, 15 हो जाएगा, 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, ये 106 बच गया, ये आ गया आपका 4। आप देखो ये आ गया इनका डिफरेंस दोनों का। ठीक है, आप जब तक निकालते चले जाओगे जब तक आपको ऐसी संख्या ना प्राप्त हो जाए जिससे कि इन सारे नंबर्स में डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो अब आप इधर भी देखोगे कौन सा नंबर है जो इन्हें डिवाइड कर देगा, यानी इनका डिफरेंस का भी एचसीएफ निकाल लोगे आप। ठीक है, मैं नोटिस कर रहा कि 24 ऐसा नंबर हो जाएगा जिससे ये भी डिविजिबल है और ये भी है। ये आ गया आपका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्वेश्चन का। ठीक है, अब यही है वो संख्या जिसे मैं एक्स बोल रहा इतनी देर हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना, ये देखो कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इसका गुणनक नहीं है। मैं देख रहा कि 6 से तो पूरी डिविजिबल है भाई, तो 6 तो ऐसा नंबर नहीं है, इसे तो मैं नहीं मानने का अपना आंसर। 4 है, 4 से भी डिविजिबल है, ये भी नहीं हो सकता। 8 या 24, 8 से भी है तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 16 ऐसा नंबर है जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है भाई, चलो ऐसे ही धीरे धीरे करते चले जाओ चीजों को। अगला क्वेश्चन करो भाई, एलसीएम और एचसीएफ से ये भी क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रम से 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, आपको निकालना है कि संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो, हमेशा मैं नंबर कैसे मान लूंगा, मुझे दो नंबर मानने हैं तो मैं मान लूंगा कि n1 और n2 मेरे दो नंबर होंगे। ठीक है, और हर एक नंबर में अगर उनमें क्या है कि एस सी पर रहा होगा तो मैंने मान लिया कि वही नंबर कैसे रहे होंगे। मैंने पहले नंबर को मान लिया एच ए और एच बी। ठीक है, ये मेरा एच जो है एच सी एफ को बता रहा है कि ये एच सी एफ है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या और ये क्या है, जो उनके बीच में प्राइम चीजें बच गई जिनके बीच आप आगे कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये n1 आ गया, ये n2 आ गया। अब देखो इसने क्या कहा, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 21 और 84 है। ठीक है, इसने दिया कि आपका 21 क्या है, एच सी एफ है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ मेरे से, मैं एच सी एफ निकाल लूंगा, यानी मेरा जो एच है ना वो 21 दिया इन्होंने। ठीक है, 21 क्या है मेरा एच सी एफ है, तो एच की वैल्यू 21 पता है मुझे। अब इसने कहा कि एलसीएम कितना है, 84 है। किसी भी चीज का एलसीएम कैसा होता है, एलसीएम होता है कि आप क्या कॉमन चीज निकाल लो सबसे पहले, यानी एच सी एफ भी कॉमन होता होगा क्या, तो मेरा एच आ गया। फिर जो चीजें बच जाती हैं उनको ले लेते हैं हम, तो ए और बी बच गया क्या, यानी ए और बी आ गया। ये मेरा आ गया एच सी एफ, सॉरी एलसीएम। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू उसने कितनी दी, 84। बताओ किसी को डाउट है क्या, तो यानी जो 84 मेरा है इस क्वेश्चन के अंदर वो एच ए बी की वैल्यू और एच की वैल्यू तो आपको 21 पता है भाई। 21 किसकी वैल्यू है, एच सी एफ की, एच की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई क्या। अब आप इनको कैसे नंबरों में ब्रेक करोगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ ए बी से 4 लाने का तरीका क्या है, 2 दूनी 4, उसके बीच तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन आपको ऐसे नंबर लेके आनी है कि अब कुछ भी कॉमन ना बचे, क्योंकि हमने एच सी एफ तो पहले ही अलग ले लिया ना इसका। तो ये क्या हो सके नंबर, ये 4 1 हो सकेगा। अब ए और बी पता लगा कि 4 और 1 है। अब मुझे नंबर 1 पता करना है, तो एच एच ए रहा है मेरा नंबर 1, मैं इधर लिख दूंगा।
एच की वैल्यू कितनी है 21, और ए की वैल्यू आ गई 4, 21 चौक 84, ये बड़ा नंबर है मेरा जो मुझे बताना था क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल लॉन्ग मेथड से मैंने करवा दिया। इससे क्या है कि कॉन्सेप्ट जो होंगे बहुत मजबूत हो जाएंगे, कुछ और भी चीजें पूछी जाएगी तो आप इस तरीके से निकाल सको, आप HAB का तरीका यूज लेके, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है मेरे हिसाब से। और आपको नंबर 2 भी पूछ लेगी, अब मान लो कि आपसे पूछेगी छोटे वाला नंबर बताओ, तो आप HCF तो 21 है, और छोटे वाला जो चीज़ है जो अभी तक कॉमन नहीं है तो 1 है। छोटा नंबर आपका 21 है और बड़ा नंबर आपका है 84। आप ऐसे करके अपने क्वेश्चन को कर दोगे, और इन क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी ट्राई कर लियो एक बार, ये हो जाते हैं भाई, ठीक है। बड़े वाला पूछा ना तो 84 आ जाएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक डिटेल्स के साथ मैंने सारा बता दिया, कुछ और भी कल चीज़ें पूछ ली जाए तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन परसेंटेज से आपका, आप एक बार इसे रीडिंग करोगे और फिर ट्राई करोगे। करो भाई एक बार इसे ट्राई सब। ये क्या हो गया, आगे चला गया। एक बार पढ़ लोगे क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, रीडिंग करना अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को बहुत जरूरी है, ठीक है। पढ़ो भाई, क्या है क्वेश्चन। परसेंटेज के अंदर दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। परसेंटेज मेथड से कर लेंगे, मैंने पहला नंबर मान लिया 1, 2, और ये तीसरा नंबर आप 3, ये आपके तीनों नंबर हो जाएंगे आपके पास। अब देखो क्या कहा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, यानी दोनों के रेशो तीसरी संख्या के रेस्पेक्ट में बताए कि ये क्या है। अगर मैंने इसे 100 मान लिया, तो अब देखो क्या कहा कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 12.5 अधिक होने का मतलब कि पहले वाली संख्या 12.5 अधिक होने का मतलब ये ऐसा हो जाएगी क्या भाई, 12.5 है ना, इतना अधिक होने का मतलब कि ये हो जाएगी संख्या पहले वाली। दूसरे वाली 25% अधिक है, तो मैंने इसे 100 मान लिया तो 125 हो जाएगी भाई, ये मेरी संख्या है आगे। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप देख लो भाई इसका कितने प्रतिशत है, यानी कि 125 का 112.5 कितने प्रतिशत है, ये चीज बतानी भाई आपको। आप पॉइंट हटा के यहाँ पे बढ़ा भी सको, ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगी आप कैसे चीजों को करना चाह रहे। सब तरीके सही है। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, आप काट लो इसे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, 5 दूनी 10, मैंने 2 से काट दिया, ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, आप इससे से काट लो फिर दोबारा। 5 चौक 20, पंजे पंजे 25, अब ये आ गया और ये बच गया, यानी 45 की मुझे 2 में मल्टीप्लाई करनी, ये आ गया 90, ठीक है। आप कैलकुलेशन थोड़ी और आसान कर सको, है ना, मैं यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन, एक बार रीडिंग कर लेंगे क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप 4 चीजें पूछी जा सके इस क्वेश्चन से, आपसे मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट रुको बस, आप इसे एक बार ट्राई कर लो। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, पढ़ो आगे भाई। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी इतने रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य बताइए। ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखोगे और कोशिश करोगे कि ऐसे क्वेश्चन आप और भी प्रैक्टिस कर लो, बाकी हम तो लेके आते ही रहेंगे आपके पास। चाय के मूल्य में 10% की कमी हुई है, ठीक है। आपकी ना देखो, 3 चीजें होती है, प्राइस, ठीक है, कंजम्पशन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका, प्राइस और कंजम्पशन पर डिपेंड करे आपका, ये आपके जो पैसे लेकर आप मार्केट के अंदर गए, दो चीजें ये एक दूसरे की क्या है, रिवर्स होती है हमेशा, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घट जाएगी ऑटोमेटिक। मान लो कि मेरे पास 100 रुपये हैं और मुझे मार्केट से गया, मैं मार्केट में मुझे 10 रुपये के रेट से कोई चीज़ मिलेगी, तो मैं कितनी चीज़ें खरीद पाऊंगा, 10 आर्टिकल खरीद पाऊंगा। 100 रुपये से मैं 10-10 रुपये वाले 10 ही आर्टिकल खरीद पाऊंगा। लेकिन क्या हो गया, रेट डबल कर दो एक बार आप, 10 से रेट होगी 20,
तो मैं अब आर्टिकल 5 ही खरीद पाऊंगा क्या? पहले मैं 10 आर्टिकल खरीद रहा था, अब मैं सिर्फ 5 आर्टिकल खरीद पाया, तो इसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन बढ़ेगी तो आर्टिकल घट जाएंगे उसी रेशो में, जिस रेशो में आर्टिकल बढ़ेंगे कंजम्पशन घट जाएगी, रेशो सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसने देखो क्या कहा, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से, ठीक है, यानी कि रेट 10% की फ्रैक्शन 1/10, कभी स्टार्टिंग में इनिशियली 10 होता था, तो आज रेट सिर्फ 9 रह जाएगा क्या? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आप बताओ आप क्या होगा? भाई अगर रेट क्या है मेरे कम हो गया तो अब नॉर्मल सी चीज़ है, मेरे पास उतने ही पैसे हैं तो मैं ज़्यादा आर्टिकल खरीद पाऊंगा, यानी ज़्यादा उपभोग कर पाऊंगा मैं चीज़ों का, ठीक है। तो यानी कि ये उल्टी हो जाएगी, कंजम्पशन आपकी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर पहले 9 थी ना तो अब आज 10 यूज़ कर सको। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को। आप पहले भी कितने रुपए लेके गए थे मार्केट में, मान लो समझे यहाँ पे, आप इतने रुपए लेके जाओ थे मार्केट में पहले भी, और आज आप मार्केट में आज भी आप इतने रुपए लेके जाओगे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, प्राइस चेंज होने की वजह से कंजम्पशन चेंज होगी, आज कल भी आप उतने ही अमीर थे, आज भी आप उतने ही अमीर हो, पैसा उतना ही है आपके पास। तब इसने देखो क्या कहा, ये होगी चीजें, 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है, यानी पहले 9 खरीदता था तो आज 10 खरीद पाया। तो एक बात बताओ, कितना अधिक खरीद पाया? एक अधिक खरीद पाया क्या मेरी भाषा में? लेकिन उसने कहा 25 किलोग्राम है भाई, ये एक नहीं है, जिसे मैं एक बोल रहा हूँ उसे 25 किलोग्राम बताया उसने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है भाई, सारी चीजें चेंज हो जाएगी मेरी, ठीक है। इसका मतलब जो 10 दिख रहा है आपको, ये भी 10 ना होगा कितना है, 250 है ये भी, ठीक है। ये भी इसका मतलब 9 ना होगा कितना है, ये भी 9 ना होगा कितना है, ये हो जाएगा 225 है भाई इसका मतलब। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब आपसे इसने पूछा है कि चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ से आपसे पहला मूल्य भी तो पूछा जा सके, पहला मूल्य, नया मूल्य, यानी कीमत है ना, दोनों चीजें पूछी जा सके आपसे। देखो आपसे करो क्या है, पहला मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछा? चाय का प्रति किलो कम हुआ मूल्य, यानी बाद वाला कम मूल्य कौन सा है, बाद वाला ही तो है। आप बता दो कि कम मूल्य वाला कितना होगा। आप क्या करो, आप कंजम्पशन कितनी, आप इतने आर्टिकल खरीद पा रहे हैं आप, 250, कितने रुपए में, इतने रुपए में, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इतने रुपए आप लेके गए मार्केट मार्केट के अंदर और इतने आर्टिकल आपने खरीद लिए, तो ये कितना मल्टीपल है इसका, ऐसे देखो, इतने रुपए थे भाई और 250 आर्टिकल आप खरीद कर ले आए, सीधी सी बात है भाई। सॉरी, ये ना नए वाला मूल्य निकाल दिया मैंने, ये है आपका नया मूल्य है ना, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये नया मूल्य है। अब वाला जो वर्तमान में है, इसने कहा ना चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पहले वाला पूछ ले तो आप क्या है, इतने रुपए लेके मार्केट में गए और आपके पास क्या है, एक मिनट भाई, ये मैंने ये भी अलग अलग लिख दिया क्या, ये एक मिनट आप चेंज कर लो, ये ना कितना दिया है उसने, 22500, ये 22500 ऐसी चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से बता दूंगा, एक मिनट हो जाएगा सर। इसने कौन सा पूछा, चाय का कम हुआ मूल्य, ठीक है, कम हुआ मूल्य, या फिर वो प्रारंभिक मूल्य भी पूछ सके आपसे, ठीक है। प्रारंभिक मूल्य भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सके। अब आप एक बात बताओ कि भाई आप इतना उपभोग कर पा रहे क्या चीज़ों का, और आपके पास इतने रुपए हैं, ठीक है, यानी इतने रुपए हैं आपके पास, नया कम वाला बताना है, यानी ये वाला बाद वाला 22500, और कितने, 250, ठीक है। तो ये 9 बार चला जाएगा तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा कम हुआ मूल्य। और अगर आप पुराने वाला पूछ लेवे तो आप उससे निकाल लोगे, यानी इतने रुपए, इतने क्या है, इतना पैसा आपके पास है और आपका कंजम्पशन इतना कर पा रहे हैं आप, इससे इसे डिवाइड कर दो, जो आएगा वो पुराने वाला मूल्य होगा, यानी 100 आ जाएगा। दोनों चीजें आपसे पूछी जा सके आप निकाल लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, करो इसे एक बार पढ़ लो आप,
कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब भी आपसे कभी भी ये चीजें दी जाए कितने का लाभ हुआ, जब इतनी छूट पर बेच दिया, इतनी छूट पर बेचने पर इतना लाभ हुआ या इतनी हानि हुई, तो आप हमेशा सीपी और एमपी को डायरेक्ट निकाल सकोगे। जी हाँ, बिल्कुल। सीपी और एमपी का रेशो आप डायरेक्ट फाइंड कर सको। क्या करोगे आप उसके लिए? कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो आप इधर की साइड लिख लोगे उसे। मान लो कि 100 है और आपने 40 की छूट दे दी, तो कितना आ गया? 60। ठीक है। उसने कहा कि 30% की हानि हुई। ठीक है, तो ये आ गया आपका 70। देखो, जो लाभ या हानि है वो तो आप एमपी की साइड ले लोगे, और जो छूट दिया आपने उसे आप क्रय मूल्य या सीपी की तरफ लोगे अपने। ठीक है, तो ये रेशो आ गया सीपी और एमपी का। अब देखो, इसने कहा यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए, यानी कि उसने क्या कहा कि आप डिस्काउंट मत दो क्वेश्चन के अंदर, जितने पे आपने एमपी कर दिया आप उतने पे सोल्ड कर दो अपनी चीजों को। ठीक है, यानी कि भाई आप 60 की खरीद रहे थे चीज को और आप डिस्काउंट नहीं दे रहे थे, समझ जो एमपी है वही आपका एसपी बन जाएगा। आप 60 की खरीद के 70 में अगर किसी आर्टिकल को बेचोगे तो आपको पता है कि आपको 10 का प्रॉफिट हुआ, और ये 10 का प्रॉफिट किस पे हुआ? 60 पे हुआ क्या भाई? जीरो से जीरो कट जाओगे, यानी 1/6 का लाभ हुआ। 1/6 बराबर 16.66, या 16 सही 2/3%। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसा आप क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि उसने क्या कहा कि भाई क्रय मूल्य है और ये एमपी आ गया आपका। डिस्काउंट लेने के बाद और छूट देने के बाद जो भी चीज़ आ गई वो आपका एमपी और सीपी आ गया। उसने कहा कि जो एमपी आ गया उस पे चीज़ों को सेल कर दो, तो यानी कि आपको डिस्काउंट नहीं देना है क्वेश्चन के अंदर। तो जब मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा तो मैं 70 की चीज़ को 70 की बेच दूंगा, तो 60 की चीज़ जब 70 की जाएगी तो एक का प्रॉफिट है किस पे? 6 पर। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। एक ही जी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करो आप। इसमें क्या करना है आपको? आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दोगे। चलो मैं इसे करवा देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा बना के मैं होमवर्क कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, जो भी इसकी जगह पे क्वेश्चन होगा वो होमवर्क होगा, है ना, इसे आप कर लो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, ये हो गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80%। मैंने मान लिया कि मेरा एमपी कितना है, मैंने एमपी 100 मान लिया कि मेरा क्या है, अंकित मूल्य 100 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि सीपी कितना रहा, खरीद का मूल्य कितना रहा? 80 रहा होगा क्या? जी बिल्कुल। फिर क्या, इसने कहा कि 12% का एक बट्टा देने के उपरांत, यानी कि आपको डिस्काउंट देना, और डिस्काउंट कहाँ पे दिया जाएगा? हमेशा डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होगा। ठीक है, 12% की छूट के साथ जब आप इसे बेचोगे, तो आप एक बात बताओ, 100 पे 12 की छूट दोगे तो 88 की बेच दोगे क्या आप उसे? सीधी सी बात है, सिंपल सी बिल्कुल। तो अब आपको बताना क्या है, व्यापारी को लाभ प्रतिशत कितना हुआ? भाई उस बंदे ने इस चीज को 80 रुपए में खरीदा था और उसने 88 में से बेच दिया, तो यानी उसे 8 का प्रॉफिट है क्या? 8 का प्रॉफिट किस पे है? क्रय मूल्य पे, 80 पे। तो यानी ये 1/10 आ गया क्या? और जो आपका 1/10 का प्रॉफिट है फ्रैक्शन के अंदर, अगर मैं उस प्रॉफिट को परसेंटेज के अंदर चेक करूँ तो 10% आ गया क्या? जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है आप पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ऐसे आप क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है यदि उस वस्तु पर 15% की छूट दी जाती है, यानी कि अगर हम 15% का डिस्काउंट दे दें तो 816 रुपये की चीज बिक जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई 25% की अगर छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये चीज इसने पूछ ली। ठीक है, यानी कि भाई देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 816 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। कब है? जब आपने 15% की छूट दे रखी। 15% की छूट देने का मतलब कितने में बेच देना है? 85 में बेच देना है क्या? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि 25% की छूट दी जाए तब विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? 25% की छूट देने का मतलब 75 में बेच देना। इसकी वैल्यू पूछ रखी उसने, आप थोड़ा सा काट लो कर लो चीजों को। 5 से काटूंगा, ये 15 आ गया। ठीक है, मैं से 5 से काटूंगा नीचे वाले को, 5 सत्ते 35 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
17 चौका 68 आ गया, ठीक है। 68 के बाद कितना आ गया 13, तो 8 56, ये 48 × 15 आ गया मेरा, ठीक है। यानी मेरा 48 × 15 निकालना मुझे, ये मेरा क्या आ गया, जब मैं इसे 25% की छूट पर बेचूंगा तब विक्रय मूल्य कितना होगा, वो आ गया ये। अब आप देखो मैं क्या करूंगा, देखो गुणा करने का एक तरीका बताऊंगा आपसे, 15 में आपको मल्टीप्लाई करनी है इसकी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये 480 बन गया मेरा पूरा, क्योंकि 10 में कर दी मैंने, फिर मैं 5 में कर दी मुझे 48 की, ठीक है। तो 240 हो जाएगा, कितना आ गया देखो, 720 आ गया, ठीक है। कभी कंफ्यूज हो जाओ बड़ी चीज़ों में तो आप ऐसे भी निकल जाओगे, ठीक है। बताओ, वैसे तो 15 की टेबल पढ़ लोगे आप इसमें, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करो भाई, ये साझा सा क्वेश्चन है आपका, शायद नहीं, ये है आपका साधारण ब्याज से शायद, चलो करते हैं, हमें क्या मतलब है उस चीज से। करो भाई। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर 7% पर तथा 1/4 भाग 8% तथा शेष भाग 10% से निवेशित किया। यदि ब्याज में उसकी वार्षिक आय 561 रुपये रही हो तो निवेशित पूंजी ज्ञात करो। आपको बताना क्या है, आपको बताना अपना प्रिंसिपल, ठीक है। चलो मैं एक बात बताओ, 1/3 भाग है भाई, 1/4 भाग है, और शेष भाग की बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना प्रिंसिपल मान लूंगा कुछ ना कुछ, ऐसी कोई वैल्यू मान लो जिसके जो 3 और 4 की मल्टीपल हो। मैंने मान लिया 12, मैंने अपना प्रिंसिपल कितना मान लिया, 12, प्रिंसिपल आ गया 12। अगर मेरा प्रिंसिपल 12 रहा हो तब देखो इसने क्या कहा, एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग, यानी 12 का 1/3 भाग यानी 4 भाग की बात हो रही, ठीक है भाई। जो 4वां भाग है उसकी बात हुई, इसने क्या कहा, 7% की रेट से दिया, ठीक है। अब इसने कहा 1/4वां भाग, यानी 12 का 1/4 भाग यानी 3 की बात हो रही, ठीक है। जो 3 भाग है वो उसने 8% के रेट से दिया। आप देखो 4 और 3 7 भाग यूज हो गया, तो यानी 5 भाग शेष बचे, उसने कहा ना कि शेष का, ठीक है। तो यानी 5वां हिस्सा शेष है अभी। ये किस रेट पे दिया उसने, 10% के रेट से। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैंने पूरा कर दिया। ये डाटा बन का आया भाई, मुझे ये ब्याज मिला होगा क्या, ये बताओ। 4 हिस्से पे मुझे 7% की रेट से मिला, 3 हिस्से पे मुझे 8% की रेट से मिला, 5 हिस्से पे मुझे 10% की रेट से मिला, ठीक है। तो मुझे कुल ब्याज देख लो, 7 चौक 28, 28%, 24% और भाई 50%, यही ब्याज है क्या टोटल, जी हाँ, ठीक है। आप देखो इसे, 20 30 40 50, ये कितना बन गया, 52% ही, और 50, ये 102, 102% ब्याज मिला भाई मुझे, कोई दिक्कत किसी को। अब आप बताओ मुझे क्या, इसने कहा कि 561 मिला भाई, ये कह रहा है कि 561 मिला, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं निकाल लूँगा अपने 1% की वैल्यू, तो ये 102 इधर आ जाएगा क्या, क्योंकि मैंने 1% की निकाल ली वैल्यू, ये 102 है ना, ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया बटे में, ठीक है। अब परसेंट है 1/100, तो ये 2 जीरो भी ऊपर ही लग जाएगी इसकी भी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को, और मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, मुझे बताना है अपना निवेशित पूंजी, जो मैंने 12 मान रखी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मैंने निकाल दी। मैंने परसेंटेज का भी 100 लिखे हो, मैंने इधर भेज दिया। अब वो 1% ना होगा, अब एक बच गया, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 561, 00 और 102, और मुझे वैल्यू बतानी है किसकी, 12 की वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। मैं क्या करूँ, मैं 2 से काट दूंगा इसे, 2 छिक्की 12, 2 से काट दूँ, 2 पंजे और ये। अब देखो 51 एकम 51 और 51 एकम 51, ठीक है। मैंने इसे काट दिया। अब यह 1100 मल्टीप्लाई 6, तो 11 छिक्की 66, 66 के आगे 20 आ गया, ऑप्शन सी मैच हो गया, तो यही आंसर है। आप क्या करोगे, जो भी उसने दिया कि इतना फ्रैक्शन है इतना फ्रैक्शन है, आप प्रिंसिपल मान लोगे, और जो रेट लिया ब्रेक करते हुए उसे निकाल लोगे आप, ठीक है। आपकी लैंग्वेज में कितना 102%, और उसने कितना दिया था 561, ठीक है। आप यहाँ से क्या करोगे, 1% ना निकाल के आप एक की वैल्यू निकालियो, एक यूनिट की, रीजन क्या है, मैंने प्रिंसिपल ना वैल्यू में मान रखा अपना, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं 100 मानता तो फिर मैं परसेंटेज में निकाल लेता उस वैल्यू को। चलो अगला क्वेश्चन करो आप।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से। करो। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। यानी प्रति वर्ष दर जो है आधी है रेट से। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे बताऊंगा। आपका आर टी बराबर एस आई प्रतिशत होता है। आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। जिसको ये चीज याद रहेगी उसका क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान है। आर टी बराबर एस आई प्रतिशत। ठीक है, यानी आर किसे डिनोट करेगा, रेट को, टी किसे करेगा, टाइम को, एस आई प्रतिशत किसे करेगा, जो आपको ब्याज मिला किस पे मिला, प्रिंसिपल पे। ठीक है, अब देखो आर ओ टी के अंदर रिलेशन देखो उसने क्या बताया दोबारा। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर की प्रतिशत संख्या संख्यात्मक रूप से आधी है। ठीक है, यानी वर्षों की संख्या आधी है। ठीक है, अगर मैंने ना देखो, मैंने रेट को ना, जो रेट हुआ आपकी दर हुआ है जो आपकी, ठीक है, एक मिनट, आपकी जो दर हुआ है ना, मैंने दर को मान लिया 2R। और जो आपका टाइम हुआ है ना, समय, उसको मैंने आधा लेना ना, तो मैंने उसे ले लिया आर। आर टी बन गया मेरा। बताओ आर टी की वैल्यू कितनी, आर गुना 2R आ गई। ठीक है, देखो ये बोला ना उसने, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या से आधी है, तो मैंने रेट को 2R मान लिया मैंने, तो रेट मेरी, सॉरी टाइम मेरा आर बन जाएगा। सीधी सी बात है। तो ये किसके बराबर है, साधारण ब्याज प्रतिशत के। अब साधारण ब्याज प्रतिशत क्या है, ब्याज कितना मिला, 8 मिला, किस पे मिला, 25 पे मिला, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, परसेंट की वैल्यू 100। ठीक है, अब आप देखोगे आर स्क्वायर, ये दो से देख लो आप, इसे दो से आप ऐसा काट लो, ये 4 आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 400/25। ठीक है, 25 से आप इसे काट भी सको या फिर आप ऐसे भी ले सको। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 100/25। देखो 25 चौका 100, 4 चौक 16, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, लेकिन ये क्या है, टाइम आया क्या आपका, देख लो, क्योंकि ये मैंने क्या है, आर तो मैंने टाइम को मान रखा, रेट को तो मैंने 2R मान लिया था। ठीक है, तो आर की वैल्यू और कितनी है, 4 आई, तो 2R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 8। 8% क्या हो जाएगी आपकी रेट, दर बतानी है ना, तो 8। अगर टाइम कुछ होता तो आधा 4, क्योंकि मैंने इसे इसका आधा मान रखा। ठीक है, आप टी भी मान सकोगे, टी की फॉर्म में भी एक ही बात है। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे भाई। यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया, तो वह राशि ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। 5% का रेट जब 2 ईयर्स के लिए आप दोगे, तो आपको पता है क्या भाई, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस पे ब्याज देना पड़ेगा 5% की रेट से। तो 5 की रेट से जब आप ब्याज दोगे, तो ये चीज़ आ गई क्या, इसका मतलब 10.25%। ये आया भाई मेरा। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपसे, मेरी भाषा में तो ये आई CI प्रतिशत 2 साल के लिए, जब मैं 5 से लगाऊंगा। ठीक है, तो इसने क्या दिया कि 328 है ब्याज, तो मेरा CI प्रतिशत उसके ब्याज के बराबर हो जाएगा क्या भाई। कोई प्रॉब्लम किसी को, तो आप इसे सोल्व करना चाहो तो आप इसे सोल्व कर सको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1025% हटाऊंगा तो 100 बन जाएगा, और ये पॉइंट जो कटा इसके लिए भी 2 जीरो लगा लूंगा मैं इसके यहीं पे ही। ठीक है, आप इसे छोटा करना चाहो छोटा कर दो, जैसे भी आपका मन है आप कर सको। तो अब क्या है, मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालना, ये 328 के बराबर है ना, तो यहाँ से मैं 1 यूनिट अगर निकालना चाहूँ, ठीक है, आप इसे छोटा यहीं भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौका 100, और 25 कम 25 41 आ गया, 25 चौका 100 और 2 जीरो यहाँ से। ठीक है, यानी 328 × 400 अपॉन में कितना है, 41। ठीक है भाई, अब देखो, आप 41 अट्ठे कर दो, ये पूरा 8 बार चल गया। ठीक है ना, ये आ गया 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ये आ गई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। राशि कितनी है, राशि बतानी ना आपको, तो यही हो गया 3200 है क्या ऑप्शन में। चलो
एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, बताना क्या है। तो ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। देखो, एक मिनट भाई, इसने कहा कि भाई 5 वर्षों में दुगुनी हो जावे, और हमें पता करना कि 8 गुनी होने में कितना टाइम लगा। मैंने मान लिया कि वो 1 है, फिर मैंने 5 साल रख दिया उसे, तो वो 2 हो जाएगी क्या। फिर मैंने अगले 5 साल और रख दिया, दुगुनी 4 हो जाएगी क्या वो। मैंने अगले 5 साल और रख दिया, तो वो 8 हो जाएगी क्या। अब देखो, 1 से लेके 8 होने में उसे कितने टाइम मिले, 5 5 5 15 साल। ठीक है, ये तो हो गया आंसर। ठीक है, लेकिन आप इसे थोड़ा और भी तरीकों से कर सको। ठीक है, ये देखो, 5 वर्ष में कितनी होगी, 5 वर्ष में होगी वो दुगनी। ठीक है, हमें कितनी करनी, वो करनी 8 गुनी। 8 गुने होने का मतलब क्या होगा, मैंने कर दी कि 8 गुनी करनी हो, तो मैं इसे 2 की पावर में लिखूंगा, जितनी वो स्टार्टिंग में दी थी उसी की कोई पावर चेक करो आप। तो 8 को लिखने के लिए मैं 2 की पावर 3 दे सकूं। ठीक है, तो ये जो पावर आवेगी, ये हमेशा याद रखियो, जो भी पावर आवेगी, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई आप जो इधर टाइम दिया था ना उसमें कर दोगे। तो 5 तिया 15, डायरेक्ट आंसर दे सकूँ। मान लो कि 16 गुना बोल देता हूँ। ठीक है, कि भाई उसने बोला कि 5 वर्ष में दुगुनी हो जावे। ठीक है, तो 16 गुनी कितने में हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता 5 वर्ष में कितनी होगी, दुगुनी हो जावे। तो 16 का मतलब क्या इधर दिख रहा भाई, 5 ईयर्स अगर मिल जावे तो राशि दुगुनी हो जावे। ठीक है, मुझे 16 गुनी पता करना, 16 को कैसे लिख सकूँ, 2 की पावर 4 लिख सकूँ क्या। देखो, 2 की पावर 4 लिख सकूँ, तो जो पावर आई ना उसकी टाइम में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौक 20, 20 साल लगेंगे। तो ऐसी कोई भी नंबर पूछ ला आपसे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पावर्स बना लोगे। मान लो कि 1024 पूछ लिया, ठीक है, तो आप पावर्स बनाओगे, पावर्स की टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। उसमें लंबे क्वेश्चन में आप ऐसे नहीं बना पाने के, तो ये तरीका आपको आना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भाई अनुपात समानुपात से, करो, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी सा क्वेश्चन है। A/B, B/C, C/D आपसे दिए गए हैं, और A/D का रेशो आपसे सीधा पूछ लिया। ठीक है, चलो करते हैं भाई। आप याद रखिए, मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ से और भी चीज़ें बताऊंगा कि अगर ऐसी चीज़ें पूछ ली जाए तो फिर आप क्या करोगे। क्वेश्चन चेंज हो गया आगे थोड़ा सा भी, तो आप कैसे करोगे फिर। A/B, B/C, और भाई C/D आपसे पूछ लिया क्वेश्चन के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लिख लेना ऐसे A/B, B/C, C/D। ठीक है, तो ये दिया 2/3, 4/5, 5/9, ये आपसे दिया है। मान लो कि आपको यहाँ से A/B/C/D निकालना होता, तो आप कैसे निकाल लोगे। देखो, वो अलग बात है कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो इजी है निकालना, लेकिन आप सीखो कि कल को अगर अलग चीजें पूछ ली जाए तो फिर आप क्या करोगे क्वेश्चन के अंदर। मान लो कि आपसे पूछ लिया A/B/C/D, ये आपसे पूछ ली जाए अगर चीज, तो आप क्या करोगे। देखो, मुझे बताना है ए कहाँ है, ये रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए की मल्टीप्लाई दूसरे किसी ए में करोगे, पेयर बनाओगे आप ए का। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कहीं पे ए है ही नहीं। अगर ए नहीं है तो ए अपनी पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, अब देखो, आप ए नहीं है तो ए की मल्टीप्लाई बी में और फिर सी में, लेकिन वैल्यू तो इधर लिख रही, यानी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, अब मैं चाहिए बी। देखो, आपको पेयर बनाने हैं बस, बी ये रहा यहाँ पे और बी ये रहा, तो यानी बी की मल्टीप्लाई ऐसे करो आप, और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐसे बना दोगे। फिर जो है पूरी लाइन में जिधर भी साइड कुछ बच जाएगा पूरी लाइन में ले लोगे। फिर आप देखो, बी है, बी की मल्टीप्लाई मान लो कि यहाँ पे ऐसे होगी। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं, लेकिन बी के नीचे सी है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे देखो, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये 60 आ गया।
अब आपको देखो सी निकालना, सेम पैटर्न है वही, ठीक है। तो सी है क्या, अब इधर तो कुछ बचा नहीं है, सी सी सी, आप ऊपर भी है आपके पास, लेकिन आप ऐसे जाओगे, ऐसे, यानी पंजे पंजे 25, 25 दिया 75, ये सी की वैल्यू आ गई। आपसे डी पूछा, डी कहाँ है, ये रहा। अब इसके अलावा कहीं पे भी डी नहीं है, और जब कोई वैल्यू ऐसा अपना जोड़ा ना लेके आवे, तो आप उसकी पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 5 या 15, और 15 × 9 = 135। तो ये ए बी सी डी का रेशो आ गया, ठीक है। आप छोटा कर दो काट के अगर कोई चीज़ कटती है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। मैं देख रहा कि 5 से कट जाए सारी चीज। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें तो लेकिन आपसे क्या पूछा था, ए ओ डी पूछा था, तो आप ए ओ डी की सीधी मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 4 = 20, 20×2 = 40, 9×5 = 45, 45 दिया 105, ठीक है। वही चीज़ें जो आप, ओ सॉरी 45 दिया ना 135, वही चीज़ें डायरेक्ट आ जाएगी। आप इसे काटोगे तो आपको अपना रेशो मिल जाएगा, 8 रेशो 27, ठीक है। लेकिन क्या है, बताना इतनी मेहनत करने का रीज़न क्या है, मान लो कि आपसे ए रेशो सी डायरेक्ट पूछ लिया, ए रेशो सी पूछ लिया मान लो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या पता, ए का पेयर नहीं मिला, है नहीं ए जैसा कहीं पे भी। तो 5 × 4 = 20, 20×2 = 40, आपको सी चाहिए। अब सी, अब ऐसा थोड़ी कि आप पूरा निकाल लोगे, या फिर इस तरीके से डायरेक्ट लिख रहे हो तो सी आने का भी नहीं है, ठीक है। देखो क्या करोगे आप, सी निकालने के लिए, सी कहाँ है, ये रहा, और ऊपर चले जाओ बस, पंजे पंजे 25, 25 दिया 75, बताओ आया क्या मजा। 5 से कट रहे, 5 × 8 = 40, और ये 15। ए रेसो सी का मैंने डायरेक्ट बता दिया भाई, मुझे सारा भी निकालना पड़ा, ये तरीका है, ठीक है। कोई भी रैंडम आप निकाल लोगे। होमवर्क है आपके साथ, बी का सी के साथ बताना आपको, बी और सी तो शायद दिया है इसने, ठीक है। आप बता दो, ए का सी हो गया, आप ए का डी भी हो गया, आप बता दो डी का रेशो बी के साथ, ये आप घर पे करके दिखाओगे। इसे प्रैक्टिस करियो, जो भी आंसर होगा कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है भाई। ए बी तथा सी में 1050 रुपए को इस प्रकार से विभक्त किया जाता है कि ए का भाग बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो ए का ही मान बताना। देखो ये क्या कह रहा है कि ए है ना, ए का जो भाग है वो बी प्लस सी के भाग का 2/5 है, ऐसे ही है क्या। तो मुझे पता लगा कि ए बी सी तीनों साथ हैं क्या, तो मेरी भाषा में अगर टोटल चेक करा जाए तो साथ है। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 1050, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150 आ गई। पूछा क्या गया आपसे, उसने कहा कि भाई आप ए का हिस्सा बताना आपको, ए का हिस्सा कितना है 2, एक की वैल्यू 150 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, ठीक है भाई। आसान सा क्वेश्चन। अब ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, इसे करो आप, करके दिखाओ भाई, पढ़ो पहले क्वेश्चन को फिर करो, वीडियो को रोकियो और फिर देखिए उसका सॉल्यूशन, मुझे भी बताइए फिर क्या है। एक मर्तबान, यानी मर्तबान कोई बर्तन वगैरह होता होगा, ठीक है भाई। एक मर्तबान में 10 लाल गोलियां हैं और 30 हरी हैं। मर्तबान में और कितनी लाल गोलियां डाली जाए जिससे मर्तबान की 60% गोलियां लाल हो जाएं। इसमें मैं एलिगेशन लगा दूंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अब स्टार्टिंग में कितनी गोलियां हैं, 10 तो लाल है और 30 हरी है, ठीक है भाई। 40 गोलियां स्टार्टिंग में है, ठीक है। लेकिन उनमें से लाल का बताना ना मैंने, सारा कुछ लाल पे करना, ठीक है। 10 है ना, 10 गोलियां लाल है, तो यानी 40 का 10 होना मतलब 25% होना, और स्टार्टिंग में 25% गोलियां जो है रेड हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसने क्या कहा, इसने कहा कि कितनी गोलियां मर्तबान में और कितनी गोलियां डाली जाए जिससे मर्तबान की 60% गोलियां लाल हो जाए, यानी ओवरऑल रिजल्ट ना 60% बना दो आप, रेड का है ना।
अब ये बताओ, जो आपने बाद में ऐड करी होंगी, रेड वाली तो ऐड करी होंगी, कि आपको रेड का ही रेशो बढ़ाना हो भाई। और रेड को जब आप ऐड कर रहे हो तो सारी की सारी रेड ही होंगी क्या, 100%? ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत है क्या? 100% आपने रेड की रेड ही ऐड करी होंगी क्या? और आपको ये वैल्यू बताने की कितनी होंगी। लग गया आपका एलिगेशन। बताओ भाई, 40 थी स्टार्टिंग में। अब आप एलिगेशन से वैल्यूज लेके आओ अपनी, क्या है सबसे पहले भाई, बड़े में से छोटे को घटाओगे, 100 में से आपने 60 को घटाया तो ये आ गया 40। और आप देख रहे हैं कि 40 की वैल्यू 40 ही है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू एक ही चल रही। तो आप इधर देखो, 60 में से आपने 25 को घटाया तो कितना आ गया, 35। जब 40 की वैल्यू 40 है तो 35 की वैल्यू भी 35 ही होगी। इसने क्या पूछा, कितनी लाल गोलियां डाली जाए, 60। 60 बनाने के लिए कितनी डाली जाए, 35। कितनी डाली आपने, 35 डाली भाई, यही पूछा इसने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन भाई, एवरेज से करो आप इसे। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, बताओ। चलो देखते हैं क्वेश्चन को भाई। उसका ना, उसने 63 रन बनाए भाई। ठीक है, और आपको क्या पता है कि जो पारी कितनी होगी, 12 पारी होगी। ठीक है, और उसने एवरेज कितना बढ़ा दिया, औसत 2 अधिक हो गया भाई। ठीक है, यानी 12 पारियों का औसत 2 अधिक करने का मतलब क्या है, कि भाई हर एक पारी को आपने दो दो दिया होगा। तो यानी 12 दूनी 24, 24 तो यही होगी। 63 में से आपने 24 क्या बढ़ाने के लिए यूज लिए, सब पारियों का औसत बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, ये इधर करी चला गया 39। यानी आपका स्टार्टिंग में औसत कितना चल रहा था, 39। अगर आपसे पुराने वाला औसत पूछ लिया जाए तो 39 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसने क्या पूछा, 12वीं पारी के बाद, तो आपको पता है 2 बढ़ गया, 41 आ गया। एक तो तरीका ये हो जाएगा भाई। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सको क्या, कि 11 पारियां थी, 11 पारियों के अंदर एवरेज ए चल रहा था। ठीक है, तो जैसे 12वीं पारी हुई तो यानी पारी तो एक ऐड हुई, और एवरेज ना 2 बढ़ गया। कोई प्रॉब्लम भाई यहाँ तक किसी को? ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये आ गया A+2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, आ गया 22। और ये जो चीज़ आएगी ना मेरी, ये जो डाटा आया, ये इस पारी के रन आके, जो ये आपने पारी ऐड करी, हो सके आप निकाल रहे होते वो भी चीज़। ठीक है, तो ये कितनी दी उसने, ये 12वीं पारी का रन है, उसने दिया 63। ये मैंने लिख दिया। उसने पूछा 12वीं पारी के बाद औसत, 12वीं पारी के बाद औसत A+2 है क्या? तो यानी कि क्या है, मैं A+2 को तो इधर ही रख लूंगा, उससे अलावा जो डाटा है उसको उधर भेज दूंगा। ठीक है, यानी A+2 की बात करें अगर हम, तो कितना आ गया, ये 63 में से 22 माइनस आ जाएगा, 41 आ गया। ठीक है भाई, ऐसे आप कर लो, ये क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन, ये भी एवरेज से ही है। दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है। तो आपको ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो एक बात बताओ, ए और बी की बात करें अगर हम, तो उनका औसत 20 दिया क्या। बी और सी की बात अगर मैं करूं, तो उसका औसत 19 दिया गया। सी और ए की अगर मैं बात करूं, तो उसका औसत 21 दिया गया। वैल्यू किसकी बतानी, ए की वैल्यू बतानी। आप एक बात मेरे से बताओ, कि ए कहाँ कहाँ आया मेरा, मुझे बतानी है ए की वैल्यू। ठीक है, देखो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ए का मान बताना, तो आप चेक करो ए कहाँ कहाँ है। ए ये रहा मेरा यहाँ पे, देखो ए मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ए की वैल्यू बतानी, तो जहां पे भी ए ज्यादा बार होगा आप उन्हें टोटल कर दोगे, और जहां पे ए नहीं है उसे माइनस कर दोगे। अगर दो दो के पेयर में चीजें दी जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो आप देखो 20 + 21, इसमें से आपको माइनस कर देना कितना, जहाँ पे ए नहीं है। ठीक है, ए यहाँ पे नहीं है, तो ये हिसाब माइनस कर दोगे।
तो कितना आ गया 22, ये ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस ऐसे करना, दिमाग में हो जाने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी तीसरा क्वेश्चन है ये आपका एवरेज से, इस सेट के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सको कि टेस्ट कितने रिलीवेंसी के साथ बनाए गए आपके। तो बस यही एक रीज़न है आपका सबसे बड़ा, कि आधी रात क्लासेस से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ठीक है, और हम आगे ऐसे ही आपके लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ें प्लान करते चले जाएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोगों को आप जोड़ सको सबको जोड़ो अपने साथ। ठीक है, चलो आप देखो, एक क्रिकेटर की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों से 172 अधिक है। यानी कि इसने क्या कहा कि भाई, दो बल्लेबाज है, उसकी न्यूनतम वाली पारी बताई, और न्यू सबसे क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट पारी है, जो सबसे बड़ी पारी है, उनके बीच का डिफरेंस कितना बताया इसने, बताया 172 रन का है। ठीक है, तो भाई आपसे कहा कि ये दोनों पारियों क्या है, निकाल दिया आपने, तो 38 पारियां बची। ठीक है, तो खिलाड़ी के अधिकतम वाले रन बताने, ऐसा डाटा इसने दिया है। देखो क्या बोल रहा है, एक क्रिकेटर की 40 पारियों का औसत 50 रन है। देखो करने का तरीका देख लो पहले, 40 पारियां हैं, औसत है 50 रन। फिर क्या हुआ, उसने सबसे टॉप वाली पारी निकाल दी, और सबसे क्या है, जो सबसे घटिया वाली पारी है वो निकाल दी। तो पारियां कितनी बच गई, 38। ठीक है, और औसत बताया कि 48 रह गया, क्योंकि टॉप वाली पारी भी निकल के चली गई, तो औसत घटेगा, सीधी सी बात है। अब एक बात बताओ, पारियां कितनी घटी, दो, औसत कितना घटा, औसत भी दो घटा भाई आपका। ठीक है, आपको क्या है, मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से निकाल लोगे आप। तुम्हें जो दो पारियां निकाल ली ना आपने, उनका आपको क्या है, टोटल पता लग जाएगा। तुम्हें दो पारियां क्या रही, ऐसे देखो, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। ठीक है, 48 दूनी 96, यानी आ गया माइनस का 96। ठीक है, 40 दूनी कितना आ गया, 80, ये भी माइनस का 80 आएगा। ठीक है भाई, यानी कि 176 आ गया माइनस का। अब माइनस को देख के आपको डरना नहीं है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि बंदे गए हैं, जो दोनों बंदे थे ना, जाने वाले बंदे हैं, माइनस से ये चीज पता लगेगी आपको। ठीक है, अब देखो, यानी कि 176 आ गया उन दोनों बंदों का टोटल, है ना। हाँ जी, 176 है, इसमें वो दोनों बंदे काउंट हो रहे, सबसे टॉप वाला भी और सबसे लोवेस्ट वाला भी। अब इसमें देखो आपको क्या पता चीज, इसमें से ना आपसे क्या चीज बताई, उसने कहा कि जो अधिकतम वाली पारी है, अधिकतम रन है ना, जो न्यूनतम वालों से 172 रन अधिक हैं। ठीक है, तो यानी कि 172 रन एक ही बंदे पे हैं क्या, अधिक। ठीक है, अब बचे कितने, चार, चार में से भाई दो इस पर रहे होंगे, दो इस पर रहे होंगे, यानी जो अधिकतम वाले में तो 174 आ गए, और जो न्यूनतम वाले में दो आ गए। जो भी पूछा वही बता दो, कितना पूछा, खिलाड़ी का अधिकतम रन 174, जी हाँ, ऑप्शन डी मैच हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कर दोगे आप। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सको, डेविएशन से कर दो फिर। ठीक है, आपको पता है कि 40 पारी है आपकी, 50 एवरेज है उनका। ठीक है, 38 पारियां हैं, तो 48 एवरेज है। ठीक है, आप एक बात बताओ, जब 40 के 40 हैं, उसका 50 है, तो इसका मतलब वो भी तो इनके अंदर काउंट है। तो दो बंदे हैं, एक का 50 है, तो दो बंदों का 100, तो 100 तो उनके पास भी होगा। लेकिन जब वो चले गए, तो आप देखो दो की कमी आई क्या, आप देखोगे दो की कमी आई, किस पे आई, 38 पे आई। 38 पे दो की कमी आने के बाद 76 की कमी आ गई। लेकिन डेविएशन क्या बोल रहा है आपसे, बैलेंस करने के लिए जो कमी आई, वो इन दो पे, तो जो वैसे एवरेज जाने की वजह से कम हुआ, तो इनके पास ही तो होगा वो। यानी इनके जाने से क्या हुई, 76 की कमी आई, तो 76 की कमी इनके जाने के बाद ही तो आई, तो यानी इनके पास वो 76 था गया। तो भाई 100 तो पहले ही आ गया था, और 76 हो रहा है इनके पास, तो ये 176 आ गया। और बांटने का तरीका यही है, आपको कभी भी किसी को कमियां ज्यादा देने हो, तो जिसे जितना ज्यादा देना उसे आप पहले ही दे दो। यानी कि आपको पता है कि आपको ना 172 एक ही बंदे को देने, तो आप क्या 176 में से 172 पहले ही दे दो उसे। अब बचे कितने, चार, इन्हें बराबर बांट दो, तो दो इसके हिस्से मांगेंगे और दो इसके हिस्से मांगेंगे। तो सबसे बड़े वाली पारी है आपकी 174, सबसे छोटे वाली पारी है आपकी दो, दोनों में से कोई सा पूछ लो, आंसर दे दो। ये डेविएशन से आ गया आपका आंसर, ये डेविएशन है, और ये आपका नॉर्मल मेथड है। ठीक है, और बेसिक तो बहुत लंबा पड़ा है, बेसिक तो भूल ही जाओगे ना। अगला क्वेश्चन,
करो इसे भाई। वर्क एंड टाइम से 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में पूरा करेंगी, ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। चलो करते हैं। 4 मैन, अगर 4 मैन आ जावे और 6 वो मैन आ जावे, तो मैं किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे भाई, 8 दिन ले। ठीक है। या फिर इसी काम को करने का दूसरा तरीका क्या हो सके, 3 आदमी और 7 औरतें करें तो इसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट क्या है, दोनों इक्वेशन निकाल ली, उनको इक्वल रख लो, यहाँ से आपको मैन और वोमेन की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। ठीक है। और एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पे किसी भी साइड पुट कर दो तो आपको टोटल वर्क पता लग जाएगा, फिर जिससे करवाना उससे करवा दो। अब एक बात बताओ, मैं इसे थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने 2 से काट दिया, 4 आ गया, ये आ गया 5। अब मैं इसकी अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 6 16, 16 मैन प्लस 24 वोमेन आ गई इधर से। इधर से क्या आएगा, 5 या 15 मैन, 35 वोमेन। ठीक है। ये इधर ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये मैन बचेगा खाली, क्योंकि 16 में से आपका 15 माइनस हो गया, एम बचा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये वो मैन की वैल्यू आ गई आपकी, यानी एक मैन 11 1 की। ठीक है। एक बार मैं चेक कर दूंगा, मैंने सही निकाल लिया। ठीक है। अब देख लो, आप एफिशिएंसी पुट कर दो वहाँ पे, टोटल वर्क पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना आपको। एम की वैल्यू 11, तो 11 चौक 44, वो मैन की वैल्यू 1, तो 6 कम 6, तो 44 और 6 50, 50 एफिशिएंसी आई और 8, ऐसे टोटल वर्क आ गया 50 × 8। आप देखो आगे क्या कहा, 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी भाई। ठीक है। तो ये काम ना मुझे 20 औरतों पे करवाना। जीरो से मैंने जीरो को काट दिया, 2 चौक 8 और भाई 5 चौक 20, 20 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी मैच, खत्म। अगला क्वेश्चन करो भाई, ये भी आपका इससे ही है, क्या नाम, एमडीएच से ही, एमडीएच से हो जाएगा, मतलब ऐसा आप कैसे भी कर लो। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर क्या करो, वीडियो को बीच में रखो और अपना सॉल्यूशन करो, फिर मैच करो। ठीक है। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है इसको करने का, इससे बेटर तरीका, तो हमें भी सेंड करो। ठीक है। और आप एक और चीज़ याद रखो, आप उन्हें डाउट भी सेंड कर सको, अगर आप चाह रहे कि आपके डाउट का सॉल्यूशन आपको चाहिए। और वो क्या होगा कि आप जैसे ही आपके डाउट आएंगे तो हम उसे मॉक में डाल के उसका सॉल्यूशन दे देंगे। जो आप मॉक कर रहे हो अभी, ये भी क्या है कि अगर आप 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन डाउट वाले हैं। अगर क्वेश्चन रिलीवेंट है तो हम उसे मॉक में डाल देंगे। आप नंबर याद रख लो, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सको, 91 49 20 90 90। इस नंबर पे आप क्या करोगे, अपना डाउट सेंड कर सको। और आप एक चीज़ का ध्यान रखोगे, आप उस पर क्या करोगे, डाउट सेंड करोगे, अपना नाम साथ में सेंड करोगे और आदिराज लिख के सेंड करोगे। ठीक है। वैसे बहुत लोग डाउट भेजते रहे हैं ना, तो आप आदिराज लिख दोगे, तो उससे क्या होगा कि हम मॉक की फॉर्म में उसे सोल्व करवा देंगे। ठीक है। आपको लिंक मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन देख लोगे उस सेट के अंदर अपना। ठीक है। नंबर याद रखिए, 91 49 20 90 90, और क्या करना है, आदिराज लिखे, आदिराज लिखोगे और अपना नेम लिख दोगे साथ में। ठीक है। और सेंड कर दोगे। फिर क्या होगा, अगर क्वेश्चन रिलीवेंट होगा पेपर के हिसाब से तो ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। और लेवल के हिसाब से, मतलब अगर, क्योंकि अभी देख लो आप किस लेवल के क्वेश्चन आप कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। समान अक्षमता वाले 9 नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं, उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान अक्षमता वाले कितने नलों की जरूरत होगी। ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है। यानी 9 नल अगर लगा दिए तो 20 मिनट में भर देंगे भाई। चलो आगे क्या कहा इसने, उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए कितने नलों की जरूरत होगी। मैंने मान लिया कि मैंने n नल चाहिए 15 मिनट में अगर भरना, तो ये हो जाएगा भाई, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, यानी 4 तिया 12, कितने नल, 12 नल चाहिए। ठीक है। एमडीएच लगा दिया मैंने दोनों साइड। अगला क्वेश्चन करो भाई से।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ठीक है, एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार स्थान बी से एक ही समय पर रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में एक समान चाल से चले तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरी की विपरीत दिशाओं में चले तो वे 1 घंटे में मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल बताइए। ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं कार दोनों एक दूसरे की दिशा में चलेगी, आप सीधी सी बात है, जब आप वो भी उधर ही जा रहा, आप एक दूसरे की साइड फेस करके चलोगे आप कभी भी, तो क्या होगा, आपका मीटिंग पॉइंट जो होगा जल्दी आएगा हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इधर से वो चल दिया, इधर से वो चल दिया, तो जल्दी मिलोगे आप, यानी दोनों की जो चाल है वो जुड़ जाएगी क्या। ठीक है, तो देखो, अब देखो क्या हुआ था, इसने बताया कि भाई 100 की डिस्टेंस है उनके बीच में, 100 की डिस्टेंस है, और जब आप क्या है ऑपोजिट जाओगे, मान लो कि एक ही साइड में जा रहे हैं आप, वो भी इधर ही जा रहा है, वो भी इधर ही जा रहा है, तो आपकी स्पीड क्या है, घट जाएगी। ठीक है, तो आप इधर भी 100 का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अब देखो इसने कंडीशन क्या दी, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार स्थान ए से तथा एक अन्य कार बी से एक ही समय पर रवाना थी। दोनों कार एक ही दिशा में समान चाल से चले तो वे परस्पर 5 घंटे में मिलती हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं ऐसा जा रही तो मैं 5 घंटे में मिल रही, एक ही दिशा में जा रही है, तो उनकी स्पीड 20 आएगी क्या। ठीक है, अगर मैं एक दूसरे के विपरीत जा रही, ऐसा जा रही, तो मैं क्या है 1 घंटे में मिल रही, यानी जल्दी मिलेगी जब दोनों एक दूसरे की साइड में जाएंगे ऐसे, तो जुड़ जाएगी स्पीड, तो सिर्फ वो एक ही घंटे में मिल रही, तो यानी यहाँ पे स्पीड रही 100। ठीक है, मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम करके स्पीड निकाल ली। ठीक है, मुझे पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 100 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 20। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको x की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो आप दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे क्या, 100 प्लस 20, दोनों को मैंने जोड़ दिया और मैंने आधा कर दिया। या देखो 120 और 2 से जब डिवाइड करूंगा तो 60, तो तेज चलने वाली की आ गई 60। अगर वो ऐसी धीमी वाली पूछ लेता कि स्लो चलने वाली की कितनी होगी, फिर आप क्या करोगे, इसमें से घटाओगे, 100 में से आप 20 घटाओगे, कितना है 80, 80 को 2 से डिवाइड करोगे 40, फिर 40 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो। ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो स्कूल समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी बताइए। ठीक है, देखो भाई, इसे मैं प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से भी करूंगा, और फिर क्या है आपको इसे फॉर्मूले सब बता देंगे, जो इसका रिजल्टेड फॉर्मूला है ना, प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड का रिजल्ट हुआ है जो, उससे भी कर लेंगे हम। देखो इसने क्या कहा, अगर ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, देखो स्पीड की बात कर रहा है, समझो बात को भाई। ठीक है, अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 5 मिनट की देरी होगी। यदि वह 4 की स्पीड से चले, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जावे। अगर 3 से चलेगा तो देर से जाएगा, अगर 4 से चलेगा तो जल्दी जाएगा। ठीक है, अब भैया तो स्पीड का रेस है, आपको पता है कि टाइम क्या है, तो स्पीड का रिवर्स हुए जब आप कांस्टेंट स्पीड चलोगे। भाई अगर आप निश्चित दूरी को तय कर रहे, अगर आप स्पीड घटाओगे तो आपको कम टाइम, स्पीड बढ़ाओगे तो कम टाइम लगेगा, टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ये मैंने प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से टाइम स्पीड का रेशो निकाल दिया। अब देखो मेरी भाषा में ओवरऑल टाइम में कितना चेंज आया, एक, लेकिन उधर देखो एक बार क्या हो रहा था, एग्जैक्ट टाइम कुछ ना कुछ रहा, उसे 5 मिनट पहले, एक बार 5 मिनट देर से। ठीक है, यानी एक की वैल्यू 10 मिनट आई क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या। तो आप चाहे तो यहाँ से निकाल लो, चाहे यहाँ से, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो या एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 मिनट रही होगी, यानी आधा घंटा। ठीक है, जब आप 4 की स्पीड से चल रहे हैं भाई, ये देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे, तो आपको 30 मिनट, क्योंकि एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 मिनट रही होगी, 30 मिनट को मैं आधा घंटा यानी 1/2, तो इससे कट जाएगा, तो मेरा डिस्टेंस कितना आ गया 2। ये तो आ गया प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड से। ठीक है, या फिर आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे, डी बराबर स्पीड 1 कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उनकी मल्टीप्लाई कर लोगे आप, और अपॉन में लोगे इनका डिफरेंस, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, और मल्टीप्लाई में लोगे आप डेल टी,
टाइम, टाइम में कितना डिफरेंस है। आप एग्री, 5 मिनट पहले पहुंचने की बजाय आप 5 मिनट लेट हो रहे, कभी कभी आप लेट हो रहे, कभी आप जल्दी आ रहे, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस है, 10 मिनट का, तो आप घंटों में चेंज कर दोगे उसे। ये मैंने घंटों में बदल दिया, ठीक है। आप देख लो, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 6 से आप कटोगे 12 को, 2 आ गया, डी की वैल्यू आ गई 2। मैंने क्या बताया आपसे, डी इज इक्वल टू S1 और S2 का डिफरेंस, ठीक है। सॉरी, मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंस, जो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने मोड में डाल दिया चीज़ों को, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, और यहाँ पर हो गया आप टाइम। आप इसे याद रख लो, या फिर आप प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट मेथड का यूज़ करना आपको आना चाहिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भाई, ये धारा से बोट एंड स्टीम का क्वेश्चन है भाई, करो। एक आदमी एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल का धारा की चाल से अनुपात ज्ञात करो। देखो, अगर आप धारा की दिशा में जाओगे तो मैंने मान लिया कि आप x प्लस वाई जाओगे, अगर आप धारा के अपोजिट जाओगे तो आप x माइनस वाई जाओगे। एक बार प्लस जब धारा के साथ जाओगे तो जुड़ जाएगी, और जब धारा के अगेंस्ट जाओगे तो आप क्या होगा, धारा आपको ओपोज करेगी, आपका विरोध करेगी, ठीक है। अब देखो, 15 मिनट लग रहे, टाइम का रेशो दिया इसने, 15 मिनट कब लग रहे जब आप धारा के विरोध में जा रहे, विपरीत। और भाई 10 मिनट कब लग रहे, जब आप धारा के साथ जा रहे। सीधी सी बात है, जब धारा के साथ जाओगे तो धारा का फ्लो और आपका फ्लो जुड़ जाएगा, तो टाइम कम लगा होगा, ठीक है। रेशो ले लोगे बाकी आप, वैसे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये आ गया टाइम का रेशो। स्पीड का रेशो इसका उल्टा रहा होगा क्या, 3 और 2 रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या रहा होगा, उल्टा रहा होगा। यानी मुझे क्या पता, x प्लस वाई की वैल्यू 3 पता, x माइनस वाई की वैल्यू पता है 2। मुझे बताना क्या है वो देख लो आप, उसे बताना है कि उसकी चाल का, ठीक है, उसकी चाल का, उसकी धारा की चाल से रेशो बताना, तो मुझे बताना है भाई x और y का रेशो, ठीक है। वही जोड़ने और घटाने वाला कॉन्सेप्ट आप यूज ले लोगे, दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, 3 और 2 5, 5 का आधा 2, ये तो आ गई उसकी चाल व्यक्ति की, ठीक है। और भाई घटा दो, 3 में से 2 गया, एक, एक का आधा करोगे तो आधा। और भाई मुझे रेशो बताने, तो ये 2 का भी रोल खत्म हो गया, तो 5:1 आ गया क्या। हाँ जी, क्या पहले रखना, चाल का धारा की चाल से, ठीक है। तो 5:1 आंसर हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर क्या है मुझे खुद करना होता तो मैं ये भी नहीं लिखता, मैं यहीं भी कर देता, ठीक है। x+y/2, x-y/2, ठीक है। ईजी सा क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। ये साझा से क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए और बी कोई साझा व्यापार आरंभ करते हैं। 8 माह के पश्चात ए अपनी पूंजी हटा लेता है, उन्हें लाभांश 5:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई थी, ए का तो दे दिया, बी का पूछ लिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपने जो पैसा लगाया वो 5 और 6 के अनुपात में लगाया गया, ठीक है। आपने जो पैसा लगाया और आपका टाइम और आपका पैसा, ये दोनों ही मैटर करते हैं कि आप कितना प्रॉफिट लोगे, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया, पैसा हो गया। और ए के बारे में क्या बताया कि ए ने 8 माह यानी 8 महीने तो उसने पैसा रखा भाई अपना, ठीक है। और आपको लेकिन इसका नहीं पता इसने कितना पैसा रखा, कितने टाइम के लिए, पैसा तो 6 है लेकिन टाइम नहीं पता है, तो मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और ये बताया उसने कि जो प्रॉफिट हुआ ना 5:9, इस रेशो में हुआ आपको, ठीक है भाई। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। देखो अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप आराम से। ये देखो 6x बराबर आ गया 9×8 = 72। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गया 12, यानी कि जो बी था ना उसने 12 महीने पैसा रखा अपना, ठीक है। ये ऐसे भी कर लो आप, रेशो से कैसे भी कर दो, बहुत आसान आसान तरीके हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार आप। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है, ह्रास का मतलब घटता है, ठीक है।
यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यानी 10 से 9 हो जावे एक साल में, तो अगले साल फिर 10 से 9 हुआ होगा, उससे अगले साल फिर 10 से 9 हो जाएगा, यही तो 729 बना होगा हमारी भाषा में। जो कभी 1000 रहा होगा वो 729 बन गया, देख लो। 9 का क्यूब 729 हो गया। करा कि 729 मूल्य बच गया, तो मेरी भाषा में भी यही है, उसकी भाषा में भी 729 ही है। तो एक की वैल्यू एक है क्या भाई, तो 1000 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1000 ही हो जाएगी, क्योंकि एक की वैल्यू एक है। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1000। इसी के साथ आज का सेट आपका पूरा हो गया। आप अपने मार्क्स कमेंट्स में बताओगे, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को लेके आओगे आप। थैंक क्लास।